नमस्कार, हमारा नाम आदर्श और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे। एक दिन पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी से भी ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर 3 सवाल पूछे थे। विदेश मंत्री जयशंकर डच ब्रॉडकास्टर NOS को इंटरव्यू दिया था। इसमें जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर सवाल के जवाब दिए थे। जयशंकर की क्लिप पहले कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया, जिसके बाद अब एक्स के जरिए राहुल गांधी ने जयशंकर से सवाल पूछा है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि क्या जयशंकर जी बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी सेना की वीरता को कमतर आंकना बंद करें, ऐसे सवाल पूछना बंद करें जो नहीं पूछे जाने चाहिए। वे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। उनकी टिप्पणी को बचकाना व्यवहार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराएंगे। इसके लिए FATF के साथ मिलकर मजबूत केस तैयार करेंगे। न्यूज एजेंसी PTI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये बात कही है। सूत्र के मुताबिक भारत को लगता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान सरकार देश को हो रही फंडिंग को हथियार और गोला बारूद खरीदने में खर्च करती है। ऐसे देश टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में न केवल नाकाम रहते हैं बल्कि वहां ये चीजें बढ़ती हैं। उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर जिस नक्सली बसवा राजू का एनकाउंटर किया गया, उस पर 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इस नक्सल ऑपरेशन की सफलता का जश्न DRG के जवान नाच गाकर और रंग गुलाल खेल कर मना रहे हैं। ऑपरेशन से लौटने पर परिजनों ने सुरक्षा बल की आरती उतारी। बसवा राजू देश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड नक्सली था। 6 राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी। अंततः अबूझमाड़ के DRG जवानों के हाथों बसवा राजू मारा गया। इसके साथ ही अन्य 26 और नक्सली मारे गए हैं। इनमें 26 लाख का इनामी जंगू भी शामिल है। सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले MP के मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक बार फिर माफी मांगी है। उन्होंने कहा, ये मेरी भाषाई भूल थी, इसके लिए मैं बहन सोफिया कुरैशी और देशवासियों से माफी मांगता हूं। मंत्री विजय शाह ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। भूल बस कहे शब्दों के लिए फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उन पर FIR दर्ज की गई थी। शाह ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को नामंजूर कर उनके बयान को लेकर SIT गठित कर जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद 3 सदस्यीय SIT मामले की जांच में जुटी हुई है। उड़ीसा के गंजाम जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 2 युवकों ने खुद को पुलिस कर्मचारी बताकर 2 व्यापारियों से 1 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना दिगो फांडी इलाके के हनुमान चेक गेट के पास हुई, जब व्यापारी अपनी मोटरसाइकिल से बरहामपुर जा रहे थे। गजपति जिले के उदयगिरी क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी एमोस पानी और उनके साले दिलराज चिंचानी थोक व्यापार को
पैसे देने जा रहे थे। तभी दो युवक उनके पास आए और खुद को पुलिस बताया। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल तेज चलाने के कारण 3200 रुपए का चालान लगेगा। जब व्यापारियों ने पैसे देने से मना की, उन्होंने 1000 रुपए की मांग की और धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। व्यापारियों ने फिर भी पैसा देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने उनसे मारपीट कर बैग छीन लिया। बैग में 1 लाख रुपए नगद रखे हुए थे। इसके बाद आरोपी बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। पीड़ितों ने उनका पीछा किया लेकिन वे भागने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने दीगप फांडी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पीछा किया और उन्हें केंद्रापड़ा जिले के राजकनिका क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की पहचान महेश्वर दलाई उर्फ जगन और गणेश जेना के रूप में हुई है। ये दोनों आरोपी तारस गांव के रहने वाले हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले में नवलगढ़ कस्बे से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक शख्स ने पैसे के लालच में अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, हत्या को छिपाने के लिए उसने सड़क दुर्घटना की झूठी कहानी रची, लेकिन पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ ने सच्चाई सामने ला दी। पुलिस के अनुसार आरोपी सही राम ने अपनी पत्नी कृष्णा सैनी को मौत के घाट उतारने के लिए पहले से योजना बनाई थी। 6 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी और 13 मई 2025 की रात को उनसे अपने 4 साथियों के साथ मिलकर पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने इसे सड़क दुर्घटना के रूप देने के लिए झूठी कहानी रची। पुलिस की जांच घटनास्थल से जुटाए हुए सबूत और 100 की हालत ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका में कमाए पैसों को भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। पहले 5% टैक्स का प्रस्ताव था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 22 मई को वन वीक ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित कर दिया है। इस बिल में फॉरेन वर्कर्स द्वारा पैसों को अपने देश भेजने पर टैक्स लगाने का प्रावधान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नई पॉलिसी का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है क्योंकि भारतीय प्रवासी अमेरिका से सबसे अधिक रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस यानी प्रवासियों द्वारा अपने देश भेजा गया धन। बता दें कि सीनेट की मंजूरी के बाद 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। 2023 और 24 में भारतीयों का रेमिटेंस लगभग $130 बिलियन था। इसमें करीब $30 बिलियन यानी 23.4% अमेरिका से आया। 45 लाख भारतीयों ने अमेरिका से ये पैसा भेजा। 3.5% टैक्स के लागू होने पर $30 बिलियन की रेमिटेंस पर $1.05 बिलियन यानी करीब 8,750 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। भारत के विरोध के कुछ दिन बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को दिए $2.4 बिलियन के बेल आउट पैकेज का बचाव किया है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने सभी फंडिंग शर्तों को पूरा किया है जिस वजह से इस पैकेज को मंजूरी दी गई है। 9 मई 2025 को जब इस पैकेज को मंजूरी दी गई उसको लेकर IMF की बोर्ड मीटिंग हो रही थी तो भारत ने कर्ज देने पर आपत्ति जताई थी और वोटिंग में शामिल भी नहीं हुए थे। भारत ने कहा था पैकेज पर दोबारा विचार होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने पर कर सकता है। हालांकि IMF ने इसे माना ही नहीं था। सोने चांदी के दाम में शुक्रवार को यानी कि 23 मई को तेजी देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 299 रुपए बढ़कर 95,516 रुपए पर पहुंच गया है। कल यह 95,516 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत आज 1,135 रुपए बढ़कर 97,654 रुपए पर पहुंच गई है। कल चांदी की कीमत 96,519 रुपए किलो थी। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 रुपए और 28 मार्च को चांदी ने 1,934 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। अमेरिका चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर और मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल सोना $3,700 प्रति औंस पर पहुंच सकता है। इंटरनेशनल रेट की हिसाब से कैलकुलेट करें तो भारत में 10 ग्राम सोने के दाम लगभग 1.10 लाख रुपए तक जा सकते हैं। रेप केस में एक्टर एजाज खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी जिसमें अदालत ने एक्टर को पेश होने के आदेश दिए हैं। दरअसल एजाज खान के खिलाफ एक एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि एजाज ने शादी का झांसा देकर उनके साथ संबंध बनाए। वहीं इससे पहले भी मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इस मामले में एजाज खान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि महिला को पता था कि वह पहले से शादीशुदा है। उनका कहना है कि दोनों के बीच जो भी हुआ वह आपसी सहमति से हुआ। एजाज ने कोर्ट में ये भी कहा कि उनके पास व्हाट्सएप चैट्स और वीडियोस के रूप में सबूत है। उनका आरोप है कि महिला ने केस वापस लेने के बदले 10 लाख रुपए की मांग भी की है। फिल्म हेरा फेरी 3 इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। परेश रावल ने अचानक फिल्म से अलग होने का फैसला किया, जिसके चलते अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। अब इस मामले में एक्टर की वकील पूजा टिड़के का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म पर काफी पैसा खर्च किया है, इसलिए मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पूजा ने बताया कि मुझे लगता है कि इस मामले में कानूनी रूप से बड़ी परेशानी हो सकती है। परेश रावल ने अचानक फिल्म छोड़ी, जिस कारण इसकी सीरीज को काफी नुकसान हुआ है। हमने उन्हें चिट्ठी लिखकर बताया कि उनके इस फैसले से कई कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं। फिल्म की टीम, कलाकारों, सीनियर एक्टर्स, सामान और ट्रेलर की शूटिंग पर काफी खर्चा हो चुका है। कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर में ग्लैमर, सिनेमा और सेलिब्रिटीज के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ से पहली बार यहाँ कोई रेड कार्पेट पर दुनिया के सामने एक संदेश लिए चला है। हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिले की रहने वाली जूही व्यास की। पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था ग्रीन पीस इंडिया के साथ जूही कांस पहुंची। संस्था की राष्ट्रीय निदेशक मोहिनी शर्मा के साथ जूही ने वॉइस ऑफ द प्लेनेट अभियान के तहत ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े संदेश के साथ अनोखी ड्रेस कैरी की। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने माना है कि रोहित विराट की गैर मौजूदगी टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन यह युवाओं के पास खुद को साबित करने का शानदार मौका भी होगा। दोनों के जाने के बाद भारत को नए टेस्ट कप्तान की जरूरत भी होगी। रोहित कोहली के संन्यास पर गौतम गंभीर ने एक न्यूज चैनल से कहा, मेरा मानना है कि आप कब खेलना शुरू करते हैं और कब खत्म करना चाहते हैं व्यक्तिगत फैसला है, इसमें किसी और का कोई हक नहीं है। कोच हो, चयनकर्ता या देश में कोई और, क्या किसी को किसी के भी यह बताने का अधिकार है कि उसे कब संन्यास लेना है और कब नहीं? यह खुद का फैसला होता है। श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान किया है। मैथ्यूज ने लिखा, जून में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मेरे करियर का आखिरी टेस्ट होगा, जो 17 से 21 जून तक गॉल में खेला जाएगा। अगर मेरे देश को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वाइट बॉल चयन के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैथ्यूज को लगभग 1 साल से श्रीलंका की वाइट बॉल टीम में नहीं चुना गया है। 37 साल के मैथ्यूज ने 2009 में टेस्ट डेब्यू किया था और 118 टेस्ट खेले हैं। लगभग 16 साल लंबे अपने टेस्ट करियर में मैथ्यूज ने न केवल बल्ले से बल्कि अपनी कप्तानी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने पंजाब के युवा क्रिकेटरों विवान मल्होत्रा, राहुल कुमार और अनमोल जीत सिंह को आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की अंडर 19 में चुने जाने पर बधाई दी। तीनों को आयुष महात्रे की अगुवाई वाली टीम में शामिल किया गया है। इस दौरे में 50 ओवर का अभ्यास मैच, उसके बाद 5 मैचों की युवा वनडे सीरीज और 24 जून से 23 जून तक इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ 2 बहुदिवसीय मैच शामिल हैं। हरभजन ने अंडर 19 टीम में पंजाब के 3 खिलाड़ियों के शामिल किए जाने पर खुशी जताई और भारतीय क्रिकेटर के सर्वोत्तम हित में लगातार काम करने के लिए पंजाब क्रिकेट संघ की प्रशंसा भी की। अगर गर्मी बढ़ने पर बहुत थकान के साथ मन उदास रहता है, बेवजह गुस्सा बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ गर्मी का मामला नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन मेंटल हेल्थ से भी हो सकता है। गर्मी और हीट वेव का असर सिर्फ डिहाइड्रेशन या सनबर्न तक सीमित नहीं है। ज़्यादा गर्मी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकती है। जिस तरह सर्दियों में SED सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, उसी तरह कुछ लोगों को गर्मियों में भी डिप्रेशन और तनाव होता है। इसे समर सैड या रिवर्स सैड भी कहा जाता है। गर्मियों में ज़्यादा धूप, हाई टेम्परेचर और नींद में गड़बड़ी ब्रेन की केमिस्ट्री प्रभावित कर सकती है, जिससे मूड बदलता है और डिप्रेशन जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा के मुताबिक भारत में 10.1 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है और 30.5 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। फिक्र की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है। ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कई बार जिंदगी सामान्य चल रहा होता है,
ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों से मिलना जुलना और बहुत कुछ सामान्य होता है। इसी बीच शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे होते हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं लेकिन छिपे रह जाते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो शरीर में बिना किसी लक्षण के अंदर ही अंदर विस्तार ले रहे होते हैं। इन बीमारियों को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इनका पता तब चलता है जब शरीर को बहुत नुकसान हो चुका होता है। ये हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसे खतरनाक कंडीशन की वजह से बन सकती है। सिगरेट और तंबाकू के सेवन से सिर्फ कैंसर नहीं होता, इसके कारण ऐसी रेयर डिजीज हो सकती है जिसके कारण हाथ पैर तक काटने पड़ सकते हैं। इस बीमारी का नाम बर्गर डिजीज है। इसे थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस भी कहते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 1 लाख में 12 से 20 लोगों को यह बीमारी होती है। हालांकि भारत में अमेरिका और यूरोप के मुकाबले इसके ज़्यादा केस सामने आते हैं। भारत में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के 45 से 60% पेशेंट्स को बर्गर डिजीज हो जाती है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जिसे पेट के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आर्टरी के सिकुड़ने से हाथ और पैर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। दुनिया में सबसे अधिक तंबाकू सेवन के मामले भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। विश्व संस्थान संगठन यानी WHO के मुताबिक भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 25.3 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। इसलिए बर्गर डिजीज का जोखिम भी भारत के लोगों को अन्य देशों के मुकाबले अधिक है। नीट पीजी की काउंसलिंग से पहले अब सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश गुरुवार को नीट पीजी में ट्रांसपेरेंसी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन के बेंच ने काउंसलिंग के समय सीट ब्लॉक करने पर पेनल्टी लगाने का भी ऑर्डर दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसे नीट पीजी के अगले एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। टेस्ला ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का लेटेस्ट वर्जन अनवील कर दिया है। अब ये रोबोट अपने घर में रोजमर्रा के लगभग सभी काम करने में सक्षम है। यहाँ तक कि अब ये खाना बना सकता है और घर में साफ सफाई के काम भी कर सकता है। टेस्ला और SpaceX के CEO एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रोबोट का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह आसानी से रोजमर्रा के घरेलू काम कर रहा है। मस्क के AI ऑपरेटेड होम असिस्टेंट के विजन का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट टिकट से जुड़े ऑटो अपग्रेड प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। IRCTC के अनुसार स्लीपर क्लास के टिकट अब फर्स्ट AC में अपग्रेड नहीं किए जाएंगे, भले ही बर्थ खाली हो। अब तक वेटिंग लिस्ट वाले यात्री का टिकट सीट अवेलेबल होने पर बुकिंग की गई कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाता था, लेकिन इस नियम को बदल दिया गया है। यह बदलाव ट्रेन में रिजर्व कोचों में सीट बांटने को अधिक व्यवस्थित करने और हायर कैटेगरी के कोचों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। CRIS इस नए नियम को लागू करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर रही है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।